Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu, AIR, etc. news items for 4th of December 2025. तो जो हम न्यूज़ एनालिसिस करते हैं उसमें द हिंदू की न्यूज़ एनालिसिस तो मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल न्यूज़ जो न्यूज़ ऑन AIR जो ऑल इंडिया रेडियो है उसमें भी अच्छे अच्छे आते हैं तो वो भी मैं इंक्लूड कर दिया करूँगा। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। कंटेंट अच्छा है, मैं आपसे फालतू बातें नहीं करता हूँ और टाइम नहीं लेता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी उसका वो किया करें। डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। बाकी नहीं करने वाले को तो कोई नहीं करवा सकता, हाँ कर सके तो कर लेना। स्टार्ट करते हैं आज के। पहले मैं आपको स्मॉल जो 3 आर्टिकल मुझे न्यूज़ ऑन AIR, आप देख सकते हैं वेबसाइट है ये न्यूज़ ऑन AIR, वहाँ से मिल रही है। तो जो फैक्चुअल जो न्यूज़ आर्टिकल छूट जाते हैं, जैसे पहली न्यूज़ आपको दिख रही होगी, इंडिया सेलिब्रेट्स नेवी डे विद स्पेक्टेकुलर मैरीटाइम डिस्प्ले इन केरला टुडे। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको याद रख लें कि आज नेवी डे है, यानी कि 4 दिसंबर को नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और क्यों किया जाता है वो भी देखो लिखा गया है। द डे is celebrated on 4th of December every year to recognize the achievements and role of Indian Navy. It was on this day in 1971 during Operation Trident. आपको याद रखना है कि ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था 1971 में, that the Indian Navy sank 4 पाकिस्तानी vessels including the PNS खैबर। तो PNS खैबर इंक्लूडिंग और 4 पाकिस्तानी वेसल्स को मार गिराया था इंडिया ने, और दैट वाज ऑपरेशन ट्राइडेंट इन 1971, 4 दिसंबर। इसीलिए 4 दिसंबर को नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। द फर्स्ट न्यूज इज देयर, नेवी डे 4th ऑफ दिसंबर क्यों होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, और कौन सा ऑपरेशन हुआ था 1971 में, ऑपरेशन ट्राइडेंट, वो भी बता दिया। एक और न्यूज आर्टिकल है जो इसमें है, देखो, इंडिया सेंड्स बेली ब्रिज टू साइक्लोन हिट श्रीलंका अंडर ऑपरेशन सागर बंधु। आपको ये तो पता है कि ऑपरेशन सागर बंधु इंडिया ने किया है फॉर असिस्टिंग श्रीलंका। उसके अंतर्गत हमने बेली ब्रिज, एक बेली ब्रिज क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक प्री फैब्रिकेटेड क्विक डिप्लॉय स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये ऑलरेडी पहले से फैब्रिकेटेड रहता है, डिप्लॉय स्ट्रक्चर रहता है, और ये क्या करता है, कनेक्टिविटी को रिस्टोर कर देता है जब ब्रिजेस एंड रोड्स हैव फॉलन। अगर ब्रिज और रोड्स फॉल डाउन हो चुकी हैं तो ये बेली ब्रिज ऑटो मतलब पहले से ही प्री फैब्रिकेटेड क्विक डिप्लॉय स्ट्रक्चर है, जो जाता है उसको एज इट इज रख देते हैं और ये कनेक्टिविटी का काम करता है। तो बेली ब्रिज, दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आपको 2 न्यूज आर्टिकल कुछ एक्स्ट्रा ही सिखा के गए होंगे। एक न्यूज आर्टिकल और था जो लाइव मिनट में आया था, गिनी बिसाओ हैज अगेन स्लिप्ड अंडर द मिलिट्री कंट्रोल। तो अफ्रीकन, आपको पता है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है गिनी बिसाओ, और वहां पे फिर से मिलिट्री रिजीम आ गई है, मतलब वहां कू हो गई है ना, और वहां की जो गवर्नमेंट है उसको टॉपल कर दिया गया है, और वहां पे जो आर्मी के लोग हैं उन्होंने टेक ओवर कर लिया पावर को। तो 26 नवंबर को याद रखेगा, गन फायर इरप्टेड नियर द प्रेसिडेंशियल पैलेस ऑन 26 ऑफ नवंबर लीडिंग टू द आउस्टर ऑफ प्रेसिडेंट उमराव सिसोको इम्बालो। तो वहां का जो प्रेसिडेंट है वो बाहर हो गए, और येट अनदर एंट्री इन द कंट्रीज लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कू। बहुत सारी कू हुई हैं ऑलरेडी गिनी बिसाओ में, और अब तिबारा हो, मतलब बहुत बार हो गई है, ठीक है ना। तो ये तो 3 न्यूज़ आर्टिकल जो प्रीलिम्स फोकस्ड थे। आगे मूव करते हैं। फ्रंट पेज की न्यूज़ है, गवर्नमेंट विड्रॉज ऑर्डर ऑन संचार साथी ऐप। तो 3-4 दिन से आपको पता होगा रकस चल रहा था ऑन संचार साथी। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई संचार साथी को प्री डाउनलोड करके रखना है, आपको डिलीट भी नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी, और इस पर ह्यू एंड क्राई मचा हुआ था। एप्पल ने तो पहले ही मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, और जब गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि भाई ये करना भी पॉसिबल नहीं है और इसका रिबटल भी बहुत ज़्यादा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है दूसरे लोग भी इसको नहीं चाहते हैं, तब गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ यार हमारा काम तो हो गया, मतलब बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ हमारा काम तो हो गया, हम तो चाहते थे डाउनलोड होना, अब 6 लाख और डाउनलोड हो गए तो ठीक है, अब कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ भाई अब मत करना प्री डाउनलोड। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है। संचार साथी में गवर्नमेंट टर्न बैक हो गई है, थोड़ा पीछे, मतलब 180 डिग्री का शिफ्ट ले लिया है। और रीज़न जो उन्होंने दिया, बिल्कुल अटपटा सा रीज़न दिया कि हम तो चाहते थे डाउनलोड बढ़ जाए, हमने ये किया, डाउनलोड बढ़ गया देखो, और अब हम ठीक है, अब आप पीछे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको एक न्यूज़ बतानी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते क्या है इंपॉर्टेंट। AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू इवेल्युएट 2 साइट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर रामेश्वरम एयरपोर्ट। तो 2 साइट्स हैं जहाँ पे रामेश्वरम एयरपोर्ट बन सकता है, दोनों में से। तो उसको AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो शॉर्टलिस्ट करता है और उसको देखेगा सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में अगर आपको बताऊं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1995 को। 1 अप्रैल 1995 में फॉर्मेशन हुआ था।
इस समय इसको बनाया गया था तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी दो बॉडी हुआ करती थी। इन दोनों को मर्ज करके 1995 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली रखा गया। इट इज़ कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये भी पता होना चाहिए। और ये आता है स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है and it is responsible for creating, upgrading, maintaining, managing airports as well as controlling and managing Indian airspace. याद रखिएगा, these are the things which the AAI does. 1995 statutory body। ये सारे कुछ factual points हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। यहाँ पे स्टेट्स विल हैव टू अबाइड बाय द टर्म्स ऑफ समग्र शिक्षा टू रिसीव द फंड्स। बात चल रही है समग्र शिक्षा अभियान की, जो 2018-19 में चालू हुआ था, यानी कि 2018 की स्कीम है। अब देखो, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, और वो स्टेट्स जो है ऐसे भी हैं जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नहीं अपनाई है। तो ऐसे स्टेट्स को कहा जा रहा है कि आपको हम समग्र शिक्षा के अंदर मदद नहीं करेंगे। तो स्टेट्स का ये कहना है कि भाई समग्र शिक्षा की स्कीम आई 2018 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, आप क्यों दोनों को लिंक करने की कोशिश कर रहे हो? अगर आप हमको नहीं दोगे तो फिर मतलब क्यों आप इन दोनों को लिंक कर रहे हो, जबकि 2018 की स्कीम है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो 2020 की है। तो ये आर्म ट्विस्टिंग कहा जा रहा है। जो स्टेट्स है वो कह रहे हैं कि भाई सेंटर जो है वो आर्म ट्विस्टिंग कर रही है, ठीक है ना। तो स्कीम थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान जब आया था 2018-19 में, तो उसने 3 स्कीम्स को मिक्स किया था। याद रखेगा, पहले समग्र शिक्षा के अंदर पहले जो अलग अलग स्कीमें थी, पहली स्कीम थी सर्व शिक्षा अभियान, दूसरी थी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, और तीसरी थी टीचर्स एजुकेशन TE स्कीम थी। तो ये 3 सेंटर की जो योजनाएं हैं इनको जोड़ा गया था, और इनको जोड़ करके इंटीग्रेटेड एक योजना बनाई गई, समग्र शिक्षा अभियान, जो कि 2018-19 में आई। ये प्री स्कूल से लेकर के क्लास 12th तक के लिए है। इसका मेन जो एम है वो है जो स्कूल एजुकेशन है उसको हर लेवल पे और ज़्यादा क्वालिटी बेस्ड बनाया जाना, उसका आउटकम और बेटर हो, ये सारी चीज़ इसके एम है। और SDG 4, याद रखिएगा, SDG 4 जो एजुकेशन के ऊपर है उसको बढ़ावा देना है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सबको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस है। आगे आप बढ़ सकते हैं मेरे साथ, देखते हैं क्या है। मलेरिया पैरासाइट कॉर्कस्क्रू थ्रू स्किन वाइल फाइंडिंग अ वे टू द लीवर। तो यहाँ पे बता रहे हैं भाई किस तरीके से मलेरिया का जो पैरासाइट होता है ना, तो वो किस तरीके से उसका जो मोशन है वो कॉर्क स्क्रू टाइप के होता है। कॉर्क स्क्रू में उसका मोशन होता है और धीरे धीरे फिर वो कहाँ पहुँचता है, आपके लीवर तक पहुँचता है, उसको इम्पैक्ट डालता है, ठीक है ना। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे कि मलेरिया के बारे में थोड़ा सा और पैरासाइट के बारे में उसके। तो मलेरिया पैरासाइट याद रखिएगा, मलेरिया जो होता है वो एक प्रोटोजोन पैरासाइट के कारण होता है, जिसका जीनस है प्लाज्मोडियम। याद रखिएगा, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन पैरासाइट ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम एंड दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स एंड मस्ट लिव इनसाइड द होस्ट सेल्स। दे मस्ट लिव इनसाइड द होस्ट सेल टू बी अलाइव, ठीक है ना। एंड दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। याद रखिएगा, ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के थ्रू फैलते हैं। मलेरिया पैरासाइट के अलग अलग स्पीशीज़ हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ही है, विच कॉजेज मलेरिया, सेरेब्रल मलेरिया एंड लीड्स टू द हाईएस्ट डेथ ग्लोबली। एक प्लाज्मोडियम वाइवैक्स भी होता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स बेसिकली कॉजेज रिलैप्सिंग मलेरिया ड्यू टू डॉर्मेंट हाइपोनोजोलाइट इन लीवर। तो ये बार बार जो रिलैप्सिंग वाली मलेरिया होती है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण होती है, ठीक है। एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया विच इज़ माइल्ड क्रॉनिक इन्फेक्शन कैन लास्ट फॉर ईयर्स। प्लाज्मोडियम ओवेल ये विवैक्स जैसा ही होता है, एंड प्लाज्मोडियम नोलेसी, है ना। तो ये सारी अलग अलग उसके हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन हाँ जानना ज़रूरी था कि क्या है। आगे देखते हैं, द डिसमेंटलिंग ऑफ द बेस ऑफ इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। ऑफ दिस आर्टिकल इज रिटन बाय सुहृद पार्थसारथी। मैंने पहले भी कहा है, सुहृद पार्थसारथी का आर्टिकल आए उसको पढ़ लेना चाहिए, है ना, हमेशा। तो सबसे पहले हुआ क्या है, हुआ आपको जो है मैंने पढ़ाया हुआ था। 18 नवंबर 2025 को एक जजमेंट आया, 2-1 की मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये कहा कि अब जो है इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस एक्स पोस्ट फैक्टो भी दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि सपोज करो कि कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया आपने कोई कंस्ट्रक्शन करा दिया और आपने पहले नहीं लिया था इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, लेकिन
अगर अब आप चाहें तो एक्स पोस्ट फैक्टो यानी कि काम कराने के बाद भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस में भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जजमेंट आया। अब इस जजमेंट का रीज़न क्या था? सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग बहुत ही आसान थी। सुप्रीम कोर्ट का रीजनिंग ये था कि अगर हम नहीं देते हैं अप्रूवल आपको, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि डिमोलिशन करना पड़ेगा, मतलब कि जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ उसको हटाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक लॉस होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा, और ये लोगों को ही असुविधा होगी। तो लोगों के लिए ही तो हम कर रहे हैं सारी चीज़ें, ऐसा उन्होंने कहा। बट ओवरऑल हम इस जजमेंट को समझने की कोशिश करें। इस जजमेंट में उज्ज्वल भूयान जी का एक स्ट्रांग डिसेंट भी था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिल्कुल रेट्रोग्रेड डिसीजन है ये, अगर आप इसको इस तरीके से वापस मतलब करते हो तो। सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं एक्चुअली इस जजमेंट में हुआ क्या था। इस जजमेंट में एक मई 2025 का जजमेंट था, उसको ओवरटर्न किया गया था, जो कि जस्टिस एएस ओका द्वारा दिया गया था। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई जितने भी ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपने इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं लिए हैं, वो सारे इनवैलिड हो जाएंगे। तो उन्होंने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो प्रायर होनी चाहिए उसको ज़्यादा प्रियोरिटी दी, है ना। ये अलाइन भी करता है हमारे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के साथ और इंटर जनरेशनल इक्विटी प्रिंसिपल के साथ। तो सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली उनके साथ ये वो होता है, फिट बैठता था ये जजमेंट, और इसको ओवरटर्न करने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा ऑथर का कहना है। अब मेजॉरिटी जजमेंट में रिकॉल क्यों किया गया? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, मतलब सुप्रीम कोर्ट का नहीं, जो दो जजेस थे उनका ये कहना था कि भाई अगर आप नहीं देंगे तो हमको या तो काम रोकना पड़ेगा या इसको डिमोलिश करना पड़ेगा प्रोजेक्ट्स को, जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी। तो क्या अगर आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या आप क्या चीज़ मैसेज देना चाहते हो? आप ये मैसेज देना चाहते हो कि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लो और बाद में आपको डिमोलिश नहीं करने देंगे और हम आपको सारे कंसेंट दे देंगे, सारे अप्रूवल्स मिल जाएंगे, है ना। तो एक तरीके से आपने क्या लीगलाइज कर दिया? इलीगल कंस्ट्रक्शन को। इलीगल कंस्ट्रक्शन आप बना दोगे तो मजबूरन आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाएगी, ठीक है ना। एंड ये जो चीज़ है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये नॉन कंप्लायंस को एक डिफेंस बना दे रहा है। नॉन कंप्लायंस इज बीइंग टर्न इनटू अ डिफेंस एंड वायलेटिंग इन्वायरमेंटल लॉ बिकम्स द रीजन टू रिलैक्स इट। मतलब कि अगर आप इन्वायरमेंटल लॉ को वायलेट करते हो तो वही रीजन बन जाता है उसको रिलैक्स करने का, ठीक है ना। एंड गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बता रहा हूँ कि वही चीज़ है। जस्टिस उज्जवल भूयान ने डिसेंट भी दिया, उन्होंने कहा कि ये रेट्रोग्रेड स्टेप है। उनका ये भी कहना था कि प्रायर इन्वायरमेंटल जो क्लियरेंस है, इट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट द रिवर्सिबल हार्म ऑफ द इन्वायरमेंट, है ना। उज्जवल भूयान का ये बहुत अच्छा आर्गुमेंट था कि प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का मतलब ये होता है कि वो इरिवर्सिबल डैमेज होने से रोक ले, है ना। लगा जब आप लोगे ही नहीं इन्वायरमेंटल क्लियरेंस तो फिर क्या मतलब निकलेगा? एंड वायलेशंस कैन नॉट बी रिवार्डेड बाय बैकडेटेड अप्रूवल्स। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने ये भी बोली कि वायलेशंस कैन नॉट बी रिवार्डेड बाय बैकडेटेड अप्रूवल्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कही गई। एंड इन चीज़ों से हुआ क्या? इन चीज़ों से हुआ ये कि रिवर्सिबल इकोलॉजिकल डैमेज हो सकता है इन्वायरमेंट को हो, एंड इन्वायरमेंटल गवर्नेंस बहुत वीक हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है ना। एंड EIA जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस है वो केवल अब सेरिमोनियल प्रोसेस रह जाएगी। EIA करते हैं ना, नाटक करते हैं, अरे भाई अब आप मत लो ना, आप कंस्ट्रक्शन करो ना चुपचाप, बाद में गवर्नमेंट खुद ही दे देगी, बाद में सुप्रीम कोर्ट खुद ही बोल देती कि यार आप तोड़ना पड़ेगा, अब तो नहीं तोड़ सकते, चलो ठीक है कर दे देते हैं। एंड कंप्लायंस अब वॉलंटरी हो जाएगा। इन्फोर्समेंट ने अपना डिटरेंट इफेक्ट लूज कर दिया है और ये इनकरेज करता है इलीगल कंस्ट्रक्शन को। तो बहुत अच्छा ये आर्टिकल था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी कि क्या क्या चीज़ें इसमें पॉसिबल हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या है। वाई इज वॉल्केनिक ऐश अ सेफ्टी कंसर्न फॉर फ्लाइट्स। अब यहाँ पे बात चल रही है हेली गुब्बी वॉल्केनो की, जो कि नदन इथियोपिया में इरप्ट हुआ आफ्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली 12,000 ईयर्स। 12,000 सालों में पहली बार इरप्ट हुआ है हेली गुब्बी वॉल्केनो नदन इथियोपिया में। एंड इसके प्लूम्स जो थिक प्लूम्स ऑफ एशेस थे, दे वर 14 किलोमीटर्स इनटू द स्काई। 14 किलोमीटर ऊपर तक गए स्काई में। एंड DGCA ने इशू की एडवाइजरी अर्जिंग एयरलाइंस टू स्टीयर क्लियर ऑफ द अफेक्टेड एल्टीट्यूड। DGCA ने कहा कि भाई आप इस एल्टीट्यूड में ना उड़े, दूर रहे यहाँ से, है ना। 1989 में KLM बोइंग 747-400 के साथ ऑलरेडी ये हो चुका है अलास्का में। वहाँ पे भी माउंट रिडाउट इरप्शन हुआ था एंड सारे इंजन सडनली शट डाउन कर गए थे, ठीक है ना। तो माउंट रिडाउट
इरप्शन, ये अलास्का, ठीक है। तो उसी का रेफरेंस लेते हैं यहाँ पे होना कि भैया हेलीगुब्बी वॉल्केनो भी इम्पैक्ट कर सकता था। कैसे करता है आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। बहुत आपको टेक्निकलिटी उसमें इरप्शन स्पेशलिस्ट तो बनना नहीं है। बस हेलीगुब्बी वोल्केनो इथियोपिया ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, माउंट रिडाउट पूछा जा सकता है, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। कल का मैच आपने देखा होगा, अच्छा मैच था, बेहतरीन मैच था, देखते रहिएगा। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।